राजनीति के नजरिए से राजधानी दिल्ली का माहौल आज बहुत ज्यादा गर्म रहा। एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कार्यक्रम में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें किस तरह से सुधार किया जाए, उनके प्रशिक्षण में किस तरह से सुधार किया जाए, इसको लेकर ही किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को पीएम मोदी के मिशन कर्मयोगी की दिशा में अगला कदम माना जा रहा है। सम्मेलन में प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार पर चर्चा होगी। सम्मेलन में केंद्रीय, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान जैसे कई प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सम्मेलन का हिस्सा हैं। मिशन कर्मयोगी, इस मिशन की अगर बात की जाए तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनके कौशल को और ज्यादा निखारना है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से इसीलिए किया गया है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं खासतौर पर प्रशासनिक और प्रशिक्षण से जुड़ी हुई उनको और ज्यादा बेहतर किया जाए। अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोला हुआ है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले रोज मुझे गाली देते हैं, लेकिन मुझे अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। मगर इस बार उन्होंने आप लोगों का अपमान किया है, इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस अध्यादेश को हम खारिज करवा कर रहेंगे। उन्होंने कहा हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवा कर रहेंगे। पूरे देश में हम घूम रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 140 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। केजरीवाल ने कहा धीरे धीरे यही अध्यादेश पूरे देश के लिए लाया जाएगा। और मैं पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, ये मत सोचना कि ये केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। ऐसा ही अध्यादेश, जो अध्यादेश आज दिल्ली में पारित किया गया, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली वालों की ताकत खत्म कर दी गई, इस अध्यादेश के जरिए, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा दोस्तों। एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस अध्यादेश का खुलकर के विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के नेताओं से भी इस बारे में अपील कर रहे हैं कि इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। मणिपुर हिंसा को लेकर इंटरनेट पर लगाई गई रोक को सरकार ने 15 जून तक बढ़ा दिया है। 3 मई को इंटरनेट को बंद किया गया था, तब से लेकर यह रोक जारी है। अब सरकार ने इसे 15 जून तक बढ़ा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि हिंसा को लेकर इंटरनेट पर अफवाहों को वायरल किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर ही इंटरनेट पर रोक को बढ़ाया गया है। मणिपुर में हिंसा के मद्देनजर राज्य सरकार ने इंटरनेट पर रोक को 15 जून तक बढ़ा दिया है। बता दें कि 3 मई से पूरे राज्य में इंटरनेट पर रोक है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर दंगा और हिंसा की आशंका को लेकर सरकार ने ये कदम उठाया है। मणिपुर को पूरी तरह से हिंसा से मुक्त करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार के मुताबिक हिंसा की घटनाओं में काफी हद तक कमी दर्ज की गई है, लेकिन हिंसा के चलते इम्फाल घाटी में और उसके आसपास रहने वाले मैतेई लोगों और पहाड़ियों में बसे कुर्की जनजाति के बीच हिंसात्मक टकराव में अब तक 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बड़ी संख्या में घरों को विद्रोहियों ने आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा को शुरू हुए 1 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है, जो कि अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मणिपुर हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। देखना यह है कि हिंसा की आग में जलते मणिपुर को राहत कब तक मिलती है। जिला सोनीपत में आज एक बड़ी आयोजन का प्रोग्राम किया गया, जो कि बीजेपी पार्टी के मनोहर लाल खट्टर पहुंचे और करोड़ों रुपए की सौगात बांटी है। तो लगातार आपको बता दें कि
कन्नौर में फूड मंडी सबसे बड़ी एशिया की मंडी बनाई गई है, जिससे किसानों को काफी बड़ा लाभ मिलने वाला है। हरियाणा के किसानों का लंबे समय से जिस बात को लेकर इंतजार था, अब वो खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे और कन्नौर में जीटी रोड पर बन रही 537 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फूल, फल और बागवानी मार्केट में 2600 करोड़ रुपए से कराए जाने वाले कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कन्नौर से ही अन्य कई जिलों के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। इसमें वेजिटेबल मार्केट, बहल भिवानी, न्यू अनाज मंडी भिवानी लोहारू, द लॉकमेंट ऑफ मुनक परचेज सेंटर व सब यार्ड करनाल, सिरसा में अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लाखर मंडी के डेवलपमेंट कार्य, परचेज सेंटर गांव, कन्वरपुरा सिरसा और शेरपुरा सिरसा में परचेज सेंटर का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि 10 साल से इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट को लेकर काम चल रहा है, लेकिन एशिया की सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल एवं बागवानी मार्केट का निर्माण सिरे नहीं चढ़ पाया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है और प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के विकास में ये सब्जी मंडी मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही कई बड़े ऐलान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से किए। आइए आपको बताते हैं कि इस सब्जी मंडी की क्या खासियत रहेगी। मंडी बनेगी न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी, जिसका शिलान्यास करते हुए आज मुझे भी बहुत खुशी और आनंद हो रहा है। भाई बहनों, जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट दिल्ली के बहुत नजदीक है और दिल्ली के नजदीक होने के कारण से हमें 4 करोड़ लोगों की एक मंडी यानी खरीद का जो लोगों का जो एक स्थान है वो दिल्ली है, चाहे गाजियाबाद है, चाहे नोएडा है, हमारा गुड़गांव है, फरीदाबाद है। हम सोनीपत के लोगों को भी इसका जो लाभ होने वाला है, यानी आम आदमी को, नागरिक को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसको ताजी सब्जी, ताजा फल कम दाम पर, ये हमेशा उपलब्ध रहेगा। हो सकता है आपके लिए ये कोई एक संकल्प हो इस मंडी का, किसी के लिए इस घोषणा का महत्व हो सकता है कभी हुई होगी, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये एक स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है भाई बहनों, बड़ा स्वप्न है। कोई अपने लिए नहीं बल्कि हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा के सब्जी और फल विक्रेता और क्रेता, खरीदार हो चाहे बेचने वाला हो और चाहे हमारे व्यापारी भाई हो, ये सब मिलकर के इस अंतरराष्ट्रीय प्रकल्प को जैसे ही शुरू होगा, इस सब को पूरा करने के लिए सबकी मेहनत लगेगी, सबका संकल्प लगेगा, सबकी मन की भावनाएं लगेगी। 1200 दुकानें एयर कंडीशनिंग के साथ 3 शेड यहाँ बनाए जाएंगे। सामग्री प्रबंधन, निपटान, साफ सफाई, ई नीलामी आदि के लिए मॉडर्न सुविधाएं भी रखी जाएंगी। 8120 वर्ग मीटर क्षेत्र में किसानों के लिए विश्राम गृह बनाया जाएगा। 40,055 वर्ग मीटर क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैम्बर भी बनाया जाएगा। 26.815 वर्ग मीटर क्षेत्र में धुलाई, वेंडिंग, टाइजन और पैक हाउस की सुविधा भी रहेगी। इसके अलावा 20,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट्स, दुकानें, कार्यालय, मार्केट और वेयर हाउस की भी सुविधा होगी। जहां लगातार 2024 का चुनाव नजदीक है, लेकिन वैसे ही मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार हैं, वो लगातार हरियाणा को सौगातें बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आज जिला सोनीपत में सबसे बड़ी जो मंडी एशिया की बनाई गई है, उससे किसानों को लाभ मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव फतेहाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। फतेहाबाद में बीजेपी के हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव धांगड़ में पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत की बात कही। विप्लव देव ने कहा कि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को हार पसंद नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी है। मोदी जी विप्लव को भेज दिया है, क्योंकि इसको हार देखना आता नहीं और यहाँ के लोगों को भी हार पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेके किसी को हार पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोदी है, हमारे पास अमित भाई शाह है, हमारे पास जेपी नड्डा है और सबसे बड़ी बात हमारे पास पन्ना प्रमुख है, जो कि किसी पार्टी के पास नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आता है, उनके पास तो स्टेट कमेटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है, मंडल कमेटी नहीं है, और हम लोग पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए। हमारे एमएलए साहब बोल रहे हैं हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी आपको आना पड़ेगा, दूसरा कोई पार्टी नहीं बोल सकता है।
है, बोले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में राहुल गांधी आ जाइए, क्योंकि पन्ना प्रमुख है ही नहीं उनके पास। जिसके पास पन्ना प्रमुख दल संगठन बनी हुई है, उस दल को कोई हरा सकता है क्या? कैसे सोच सकता है? मैं मानता हूं सरकार प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, इसको लेके प्रॉब्लम है आप लोगों को, मुझे जानकारी है। 2 दिन से प्रॉपर्टी आईडी का मीटिंग भी चल रहा था, जनता दरबार भी लगाया गया था, ऑफिसर आए थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, ये से नहीं हो पाएगा तो याद रखिएगा, तो हैरानी किएगा। व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे, उनको पर विश्वास रखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 100% आपको जहां जहां प्रॉब्लम है, ये कम समय में 15 से 1 महीने के अंदर होगा तो होगा, नहीं तो आपके लिए सटीक व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, इसके लिए आप जवाब देते रहिए जनता को, इसमें हैरानी होने की कोई जरूरत नहीं। के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर उनसे हालचाल जान रहे हैं। किसान सम्मान निधि को लेकर भी विप्लव देव ने बयान दिया है। उसे लेकर विप्लव देव ने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक दूसरे पर जुबानी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह के दुष्यंत चौटाला के उचाना से चुनाव न लड़ने वाले बयान को लेकर दुष्यंत चौटाला ने भी पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेता बीरेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच गठबंधन और उचाना सीट को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीरेंद्र सिंह के दुष्यंत चौटाला के उचाने से चुनाव न लड़ने वाले बयान पर दुष्यंत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीरेंद्र सिंह का बस चलता तो 2019 में ही गठबंधन टूट जाता। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे क्लियर कर ले चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए वे पहले ये देख ले कि बीजेपी 75 साल की पॉलिसी में फिर भी बैठती है या फिर नहीं। चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक नया बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने से बीजेपी को बीरेंद्र सिंह जी का बस चलता तो 2019 में टूट लेता। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, पहले तो वीरेंद्र सिंह जी ये क्लियर कर ले वो चुनाव लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी की 75 साल की पॉलिसी है। शायद मुझे लगता है 75 के आसपास तो प्रेमलता जी भी होंगी। और अगर बीजेपी की पॉलिसी को तोड़ के लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे। गठबंधन को लेकर उठते सवालों के बीच चौधरी बीरेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जुबानी वार ये काफी मायने रखता है। अब देखना ये होगा कि इस बयान के क्या सियासी मायने सामने आते हैं। प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर उठते सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि गठबंधन टूटता है तो प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में आखिर क्या बदलाव आएगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी के बीच उठते गठबंधन पर सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर गठबंधन टूटता है तो प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में क्या बदलाव आएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। मौजूदा समय में बीजेपी विधायकों की संख्या 41 है, जबकि जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन सरकार के साथ है। अगर गठबंधन टूटता है तो बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए 5 और विधायकों की जरूरत होगी, जबकि 6 निर्दलीय विधायक खुलकर सरकार के साथ हैं। इसे लेकर विधायक रंजीत चौटाला और गोपाल कांडा बीजेपी को स्पष्ट तौर पर समर्थन की बात कहते हुए नजर आए। ऐसे में गठबंधन टूटने पर भी सत्ता में बैठी बीजेपी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ते नजर आ रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं कि प्रदेश में विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है। हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति: बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, वहीं हलोपा के 1 विधायक हैं, इनेलो का 1 विधायक है, वहीं निर्दलीय 7 विधायक हैं। कई निर्दलीय विधायक खुलकर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर गठबंधन टूटता भी है तो सत्ता में बैठी बीजेपी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में लोगों से रूबरू होकर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी जमकर विकास कार्य कर रही है। बल्लभगढ़ में जनता से रूबरू हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर कार्य कर रही है। बीजेपी के राज में केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार में भी जमकर विकास कार्य किए गए हैं। वहीं बल्लभगढ़ के विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। आज हमने
जो गलियों की जो शुरुआत करी थी बहुत लंबे समय से, और कई बार मेरे मन में थी कि शुरुआत करी जाए, पर मैं मानता था कि इस तरह का सीवर डालने वाला एक इस तरह का ठेकेदार हो जो लेबर लेके काम करे। सीवर डल जाए, लेबर लोग ऊंचा नीचे पड़ जाए तो सारी सीवर की व्यवस्था फेल हो जाती है। और पानी और सीवर की आज हमने उद्घाटन किया है और जल्दी ही बन के तैयार होगी। फिर आरएमसी रोड की शुरुआत करेंगे कि आने वाले समय में सबको लाभ मिलेगा। और बल्लड़ की ऐतिहासिक नगरी में हमने 9 साल में जो काम किए हैं, और 9 साल से मैं विधायक और 9 साल से केशवपाल गुजरिए हैं, तीनों मंत्री रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि बल्लौड़ में शिक्षा के क्षेत्र को, आज शिक्षा के क्षेत्र के 4 बड़े स्कूल हमने 12-12 करोड़ की लागत से स्कूल बनाए। 25 करोड़ की लागत से हमने कॉलेज बेटियों का बनाया। सेक्टर 2 में मिनी सेक्रेटरीट हमने 18 करोड़ की लागत से बनाया। ऑडिटोरियम का काम जारी है जो 22 करोड़ की लागत से है। हमने रानी की छतरी 2.5 करोड़ की लागत से हमने रानी की छतरी और 15 समुदाय भवन और 150 किलोमीटर सड़क आरएमसी और 125 किलोमीटर सीवर लाइन हमने बनाने का काम किया। बता दें कि पंडित मूलचंद शर्मा भगत सिंह कॉलोनी में महाजन संपर्क अभियान के तहत लोगों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने बल्लभगढ़ वासियों को ये सौगातें भी दी हैं। हिसार में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने मामूली कहासुनी के चलते अपनी पत्नी और 2 सालों को मौत के घाट उतार दिया। हिसार से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने मामूली कहासुनी के चलते अपनी पत्नी और उसके 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उनके माथे और छाती पर गोली मारकर तीनों को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल मामला शहर के कृष्णा नगर का है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी गर्मियों की छुट्टी में मायके जाने के लिए जिद कर रही थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस बीच महिला ने फोन कर अपने 2 भाइयों को भी बुला लिया। बात इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति ने तीनों की हत्या कर दी। ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने तीनों बच्चों को लेकर फरार हो गया। 3 लोगों को गोली लगी हुई है। प्रारंभिक जानकारी में ये सामने आया कि राकेश शर्मा का अपनी पत्नी के साथ में कोई घरेलू विवाद था। उसी संबंध में उनके 2 साले भी यहाँ पर आए हुए थे। कुछ आपस में कहासुनी होने के बाद भी उसने 3 व्यक्तियों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। तो अभी हमारी एफएसएल की टीम भी आने वाली है और हम घटना की तहकीकात कर रहे हैं। सर, जैसे बताया जा रहा है कि उसके पास जो हथियार था वो लाइसेंस शुदा था, तो लाइसेंस शुदा हथियार उसके पास कैसे? देखिए, उस पर भी कोई एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तो उस संबंध में उस टाइम उसके थ्रेट असेसमेंट के आधार पे उसको एक लाइसेंसी वेपन इश्यू किया गया था। अब लाइसेंसी वेपन ही इस घटना में प्रयुक्त हुआ है नहीं हुआ है, ये अभी एक जांच का विषय है। तो बच्चे हैं सर, उनके बच्चे अंदर हैं या बाहर हैं कुछ? अभी जो पड़ोसी थे या जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे पूछताछ में सामने आया कि दोनों बच्चे हैं, वो भी उसके साथ ही स्कूटी पे गए हैं। लेकिन हम वो भी पता कर रहे हैं कि एक्चुअली बच्चे अभी कहाँ गए हैं। पूरा मोहल्ला सहम उठा सर, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये एक 3 व्यक्तियों की गोली मार के हत्या कर देना गंभीर घटना है और इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं ताकि आरोपी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। सर, कितने फायर हुए लगभग? देखिए, अभी जो मौके पे 6-7 खाली खोल है अभी भी, क्योंकि लेकिन एफएसएल टीम आने के बाद में वो बारीकी से मौके का मुआयना करेगी ताकि पता लग सके कि एक्चुअली में कितनी फायरिंग हुई है। और साथ में तीनों बॉडीज का जब पोस्टमार्टम होगा तब एक्चुअली में पता लगेगा कि जी कितने फायर एक्चुअली में हुए। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार है। वहीं मामले में एसपी का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक पुलिस के हाथ आरोपी तक लग पाते हैं। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल अमेरिका में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। ताजे मामले में 2 जगह गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की जान चली गई है। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं अब 2 अलग अलग जगह से गोलीबारी की खबर, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। सैन फ्रांसिस्को में गोलीबारी में 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस का मानना है कि यह एक लक्षित हमला था। शूटिंग घटना की जानकारी देते हुए सैन फ्रांसिस्को के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक पार्टी के दौरान ये घटना हुई है। सभी घायलों का इलाज जारी है। दूसरी तरफ कैंसस सिटी में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, एक अन्य घायल हो गया है।
बता दें कि सैन फ्रांसिस्को में 2 हफ्ते पहले भी गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। कहते हैं जाको राके साइया मार सके न कोई। ऐसा ही मामला कोलंबिया से सामने आया है, जहां विमान हादसे के 40 दिन बाद भी 4 बच्चे जंगल में जीवित मिले। कोलंबिया में 40 दिन पहले एक विमान हादसे के बाद लापता हुए 4 बच्चे अमेजन के जंगलों में सुरक्षित मिले हैं। राष्ट्रपति गस्तावो पेट्रो ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लापता बच्चों की खोज के लिए बड़े स्तर पर चलाया जा रहा तलाश अभियान अब खत्म हो चुका है और 40 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को ढूंढ लिया गया है। राष्ट्रपति गस्तावो पेट्रो ने कहा कि इन बच्चों का ऐसी परिस्थितियों में 40 दिन तक जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं और इनकी कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। हालांकि ये बच्चे अपने दम पर इतने दिन तक कैसे जीवित रहे, इस बारे में पेट्रो ने कोई जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि ये चारों बच्चे सेसना के उस विमान में सवार थे जो 1 मई को इंजन में खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे के बाद विमान का रडार से संपर्क टूट गया था और सरकार ने यात्रियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया था और तलाशी अभियान के दौरान बचावकर्ताओं को 16 मई को अमेजन के जंगलों में विमान का मलबा मिला था। इन बच्चों में एक की उम्र महज 1 वर्ष से भी कम है, वहीं अन्य बच्चों की उम्र 9, 11 व 13 वर्ष की है। फिलहाल इन बच्चों का इलाज स्थानीय हॉस्पिटल में चल रहा है।